हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो हम साइंस की फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं। तो पूरा साइंस का क्लास 8 का जो कोर्स है वो मैं यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें आपको एक एक करके मिलता रहेगा। तो ये पहली वीडियो है, फर्स्ट वीडियो। तो हम डिस्कस कर लेते हैं हम किस तरह की वीडियोज़ बनाने वाले हैं और आपको किस तरह से उसको स्टडी करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले कंटेंट की बात कर लेते हैं। जो कंटेंट्स हैं आपके चैप्टर्स, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1, 2 आपको इसी सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स यहाँ पर वीडियोस मिलती रहेंगी। और यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 10 और आपके कितने होंगे टोटल, आपके पास 18 चैप्टर हैं, है ना। और हर चैप्टर की आपको मैं वीडियो कितनी बना कर दूंगा, 3 वीडियोज़ मिलेंगी। मतलब जो एवरी चैप्टर है, मतलब एवरी चैप्टर हैज़ 3 वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर एवरी चैप्टर की कितनी 3 वीडियोज़ होंगी। तो 3 वीडियोज़ में अगर आप देखें तो 3 वीडियोज़ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 तो आपकी क्या होंगी, थ्योरी वाली होंगी। 2 वीडियोज़ जो होंगी वो थ्योरी से रिलेटेड होंगी। एंड 1 वीडियो जो होगी वो लास्ट में जो आपके क्वेश्चंस एंड आंसर नहीं है तो उनसे रिलेटेड होगी हर चैप्टर के अंदर। तो जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको मैं 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं एक वीडियो में उसको कंप्लीट नहीं करूँगा। 2 वीडियोज़ में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो हमारी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप मीन्स आप जानती होंगे, है ना, जो क्रॉप्स वगैरह करते हैं, बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं और क्रॉप क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप को हम पहले प्रोडक्ट इसमें बात करेंगे कि कैसे उसको प्रोड्यूस करें, कैसे उसका प्रोडक्शन करें, फिर बाद में लास्ट में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि उसका मैनेजमेंट कैसे करें। आपका जो क्रॉप का हमने प्रोडक्शन कर लिया, हार्वेस्टिंग कर ली, उसके बाद आपको उसको कैसे स्टोर करना है, मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। देखो, तो इसमें जो यहाँ से स्टार्ट किया है मैं इस तरह से, देखो मेरा जो पढ़ाने का यहाँ पर जो होगा वो ये होगा कि मैं एक एक पॉइंट आपको कवर करूँगा। हो सकता है वीडियो आपको लेंथी मिले, लेकिन आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। इसमें कोई भी हम जो है वो शॉर्ट में वीडियोज़ नहीं बना रहे हैं। एक एक पॉइंट, जैसे मैंने मैथ्स में सारी वीडियोज़ बनाई हैं वैसे यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट जो है वो मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर जो है वो पहली और भूजो की कहानी दी कि पहली भूजो जो है वो अपने अंकल के यहाँ जाते हैं। कब? समर वेकेशन में वो अपने अंकल के यहाँ जाते हैं। और उनके जो अंकल हैं, पहली इन भूजो के जो अंकल हैं वो कौन है? फार्मर है। अब जान सकते हो कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन होगा, खेती जो होती है वो किसान ही करता है और वो गाँव में आपको मिलेगी। ठीक है, शहर में तो कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहली और भूजो ने एक दिन क्या देखा, कुछ टूल्स देखे अंकल के घर पे। उन टूल्स के नाम थे क्या? खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो। ये 4 और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं किसानों के घर पे। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें कहाँ देखी? फील्ड के अंदर देखी। किसके? अपने अंकल के फील्ड के, जो अंकल के खेत थे उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल। जो टूल्स हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इन टूल्स के नाम याद रखना है, खुरपी, सिकल, शॉवल एंड प्लो। इसके क्या करें, आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ें तो अपने यूट्यूब पर नहीं देखें, आप जो है जो इन टूल्स को कहाँ इमेज आप सर्च करेंगे, इसके लिए आप गूगल में जाएं और गूगल में जाके इमेज सर्च करें कि खुरपी कैसी दिखती है, सिकल कैसे दिखता है, शॉवल कैसे दिखता है, प्लो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा इसके बारे में और बहुत सारे को नहीं पता होगा, फिर भी आप इसकी जो इमेज ज़रूर देखें जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद करने वाली जो चीज़ें हो सकती, देखिए आज का जो वीडियो उसको मैं और बाकी डिटेल, जैसे आप साथ साथ क्या करें, साथ साथ यहाँ पर नोट्स भी बनाते चलें। तो जब नोट्स बनाएंगे पहले चैप्टर के, तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है कि जो फार्मर है, फार्मर, तो इस तरह से आप लिख लें फार्मर। उसके बाद यहाँ लिख लें आप कौन कौन से क्या लिखें, ऐसे करके कि आप सम टूल्स लिखें ना लिखें, लेकिन टूल्स जरूर लिखें कि टूल्स लिखेंगे कौन कौन से टूल्स होते हैं, शॉर्ट में आप नोट्स बनाएं। तो यहाँ पर आप लिख लें खुरपी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिख लें, उसके सेकंड नंबर पर आप लिख लें सिकल। तो ये आपको याद रहेगा। आपको पूरा पैराग्राफ याद नहीं करना है, आपको वो पॉइंट्स याद करना है, वो की पॉइंट्स याद करना है। ठीक है, और जब आप रिवाइज करेंगे तो उस समय रिवाइज करने में आपको इन चीज़ों में बहुत आसानी होगी। तो ये 4 टूल्स हैं, इन टूल्स को याद कर लें। अब करें कि ये टूल्स कहाँ पर यूज़ होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर हम बात करें इस पूरे पैराग्राफ में, तो यहाँ पर क्या कहें कि आप जो है, देखो यहाँ पर हम बात करें, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं, ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो पेड़ हो रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो कोई जानवर है ना, तो उन सभी लोगों को क्या ज़रूरत होती है? खाने की ज़रूरत होती है, फूड्स की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब कह रहे हैं कि कैन यू, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम
अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्लास 7 की एनसीईआरटी में था। कैन यू रिकॉल दैट ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये हमने क्लास 7 पढ़ा था कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो ह्यूमंस भी एनिमल्स का पार्ट है, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो ह्यूमंस या एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। जैसे हम हैं तो हम खाना अपने आप बनाते हैं, नहीं बनाते ना, हम जो है वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते नहीं, हम सब्जियां वगैरह जो होते हैं वो प्लांट्स जो होते हैं उनको काट के हम खाते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड। जो एनिमल्स हैं, जो हम लोग हैं, वो हमारा खाना कहाँ से लाते हैं। तो इससे पहले यहाँ करें कि बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। हमें खाना खाने की क्या ज़रूरत है, हम खाना क्यों खाते हैं। तो देखो यहाँ इस पैराग्राफ में उसका आंसर लिखा है कि खाना हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें जो है वो वेरियस एक्टिविटी करते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, हम जो है वो, तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम जो है वो अगर मान लो कोई भी एक्टिविटी करें तो उस एक्टिविटी के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, हमें जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स में सभी लोग आ गए, चाहे वो आपका जानवर है, चाहे वो आपका सांप है, चाहे बिल्ली है, चाहे आपका गाय है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगी, फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस जैसे हो सकता है आपका देखो क्या डाइजेशन, जो हम खाना खाते हैं तो उसको क्या है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना, उसको पचाने के लिए एनर्जी चाहिए। रेस्पिरेशन, जो हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसको रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो जो वो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसके अंदर जो हमारी ऑक्सीजन से CO2 में जो कन्वर्जन, वो उन सब चीज़ों के लिए क्या है, उन सब चीज़ों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक्सक्रीशन के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। तो यहाँ पर प्लांट्स से भी लेते हैं हम, एनिमल से, जैसे हम नॉनवेज वगैरह है वो हम कहाँ से आता है, हमारा एनिमल से आता है। चिकन क्या है, चिकन इज एनिमल है, ठीक है। तो उस एनिमल को जो है वो हम लोग, मतलब बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन है वो खाते हैं उस चीज़ को, है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सिंस वी ऑल नीड फूड, हमें सबको खाने की ज़रूरत है। तो ये फूड को अब आएगा कैसे, समझ रहे हैं। तो फूड इज़ अ नेसेसिटी है ना, नेसेसिटी है नहीं, नीड फूड। हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब खाने की तो ज़रूरत है, अब खाना आएगा कहाँ से, वो फूड आएगा कहाँ से, उसके लिए हमें लार्ज लेवल पर क्या करना है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर 140 के आसपास, 140 करोड़ के आसपास अगर पॉपुलेशन है, तो इतनी पॉपुलेशन को खाना कहाँ से मिलेगा। पैसे हैं लेकिन अगर गेहूँ नहीं है, अगर आपके पास आटा नहीं है, तो आप क्या करोगे। अगर आपको मार्केट में मिल ही नहीं रहा तो फिर वो प्रॉब्लम है नहीं। तो जो आप जो है, अगर आप शहर में भी रहे हैं तो आप जो आटा चावल वगैरह ये सब चीज़ें जो खरीदते हैं, राइस वगैरह, तो वो राइस कहाँ से आता है, वो कहाँ पर उसका प्रोडक्शन होता है, उसके बारे में इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे। तब आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि क्रॉप प्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्रॉप्स का प्रोडक्शन हमें करना ही क्यों है, ये चीज़ आपको इस पूरे पैराग्राफ में ऊपर से जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें कंफर्म हो गई होगी, ठीक है। अगर फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, क्यों लार्ज स्केल, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास, 138 करोड़ के आसपास आपकी पॉपुलेशन, अगर इतनी पॉपुलेशन है तो इतनी सारी पॉपुलेशन को खाना कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आएगा, वो कैसे प्रोड्यूस होगा, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। पता चला कि आपने क्रॉप को प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन उसको शहर में कैसे पहुंचाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं उसको। तो वो जो प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे हमारी यहाँ पर आती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हम बात करें कि अगर हम 10,000 BC की बात कर रहे हैं, टिल 10,000 BC, मतलब 10,000 BC तक पीपल जो थे वो नोमैडिक थे, वो जो है वो इधर उधर घूमते थे ग्रुप्स के अंदर, अपना खाना जो है खाने की खोज में, है ना, और रहने की खोज में। दे एट, वो उस समय क्या खाते थे, रॉ फ्रूट्स, मतलब कच्चा जो है वो जो फ्रूट्स खाते थे, एंड वेजिटेबल्स, मतलब सब्जियां भी वो कच्ची खाते थे, और जो है वो रॉ फ्रूट खाते थे, मतलब कच्चे, मतलब जो है वो एप्पल को पकने नहीं दिया, आपने कच्चा ही खा लिया, है ना। और जो है जैसे मान लो अमरूद है तो अमरूद को आपने ऐसे ही खा लिया, इस तरह से, मतलब, है ना, समझ रहे। दे स्टार्ट, मतलब यहाँ तक कि गेहूं को जो है वो पीस के उसकी रोटी बना के नहीं खाते थे, वो डायरेक्ट खाते थे।
स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स, और धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स को हंट करना स्टार्ट किया फूड के लिए। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड, उसके बाद उन्होंने जो है वो लैंड को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया और उन्होंने राइस को प्रोड्यूस किया, वीट को प्रोड्यूस किया एंड अदर फूड क्रॉप्स। दस वी बॉर्न एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर इस तरह से बॉर्न, सबसे अगर हम 10,000 BC से पहले देखें तो इस तरह की सिस्टमेटिक एग्रीकल्चर उस समय नहीं होता था, पहले जो है वो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इसकी अब देखो यहाँ बात कर ले रहे कि व्हाट इज क्रॉप, इसके अंदर आपको ये मिलेगा कि व्हाट इज क्रॉप, क्रॉप होती क्या है ना, व्हाट इज क्रॉप, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्रॉप होता क्या। तो क्रॉप क्या है, यहाँ लगा है व्हेन प्लांट्स ऑफ अ सेम काइंड, जैसे मान लो वीट का एग्रीकल्चर कर रहे हो, जैसे आप राइस का एग्रीकल्चर, जैसे आप शुगर केन का एग्रीकल्चर, तो शुगर केन का जो फील्ड होगा उसमें सिर्फ शुगर केन के पेड़ होंगे, नहीं होंगे, प्लांट होंगे, नहीं होंगे, उसके अंदर शुगर केन के। अगर आप मान लो अगर आप कीवी की या आप जो है अमरूद का कल्टीवेशन कर रहे हो, अमरूद की खेती कर रहे हो, तो अमरूद के बगिया में अमरूद का ही होगा, आम के बगिया में आम के ही पेड़ होंगे, होंगे नहीं होंगे। सेम काइंड्स, यही लिखा है व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड मतलब एक तरह के, आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब बड़े लेवल पर एक ही प्लेस पर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स अगर हम वहाँ पर लगाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्रॉप कहते हैं। अब ये चाहे आप आम की क्रॉप बोल लो, मतलब मैंगो का बोल लो, जितने भी फ्रूट्स का तो बोलो, जो भी आपके मन में आए, मतलब इस तरह की जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। तो क्रॉप क्या है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड, ग्रो के बाद उसको कल्टीवेट भी करना है, उसको आपको क्या करना है, हार्वेस्ट भी करना है, कल्टीवेट भी करना है एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। ये नहीं कि आपने एक आम का पेड़ लगा दिया बस ये बोलो क्रॉप, नहीं, ये क्रॉप नहीं होगी। जब आप 100 ऑफ प्लांट्स लगाओगे, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स लगाओगे एक ही टाइप के, उसको हम क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट, मतलब वीट के ही सारे प्लांट्स होंगे, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, क्रॉप जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी अपने आप में अब आपको पता चलता हो कि मैं जो है वो आपको जो है वो बोल सकते हो कि ये जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ होगा, इस पैराग्राफ को आपको कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों पर फोकस करना है, वो चीज़। जैसे यहाँ पर क्रॉप था, क्रॉप के फिर एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। फिर हम बात करें कि जो डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, लाइक सीरियल्स है ना, वेजिटेबल्स जैसे फ्रूट्स, तो फ्रूट्स की अपनी क्रॉप्स हो गई, वेजिटेबल्स की अलग हो गई, सीरियल्स जैसे वीट राइस है ना, और आपका और भी ले लो आप, बहुत सारे होते हैं ना, तो यहाँ पर मक्का वगैरह जो भी है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स, इसको हम सीजन्स के बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं। इन विच दे ग्रो, जैसे सर्दियों के मौसम में जो क्रॉप्स होती है वो आपको गर्मी में नहीं करना है, गर्मियों के मौसम में आपको और करना है, मतलब रेनी सीजन है ना, और समर सीजन इस तरह का, उसको रबी क्रॉप्स, इस तरह की क्रॉप्स अभी हम आगे आने वाली जो स्लाइड है उसमें बात करेंगे। इन विच दे ग्रो, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, तो इंडिया क्यों वास्ट बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन किसको बोलते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल जो है वेरी करती हैं फ्रॉम वन रीजन, जैसे नॉर्थ से लेके साउथ तक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो हम रीजन भी चेंज होगा, उसकी जो आप बोल सकते हो जो उसकी ज़मीन है, जो उसकी लैंड है, उसके अंदर जो सॉइल है, उसकी क्वालिटी भी, हर तरह की इंग्रेडिएंट्स जो है उसके अंदर जो आप बोल सकते हो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग होंगे। नॉर्थ में कुछ और है, साउथ में कुछ और है। आप अगर सेब को अगर आपको उगाना है तो आप कश्मीर जाइए है ना, जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर आप सेब की, शिमला वगैरह में या हिमाचल प्रदेश में आप जो एप्पल की क्रॉप करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप वहाँ पर जो है वो शुगर केन की क्रॉप कर पाएंगे, नहीं। आपको शुगर केन की क्रॉप के लिए गंगा बेल्ट यूपी में जाना पड़ेगा आपको है ना, वेस्ट यूपी आप जा सकते हैं, महाराष्ट्र में जा सकते हैं, आप जो हैं वो हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब, ऐसे एरिया में जो है वो आपको इस तरह की खेती मिलेगी, ठीक है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच, देखो ध्यान दें, देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हम यहाँ पर जो है वो ग्रो करते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, जो बड़े बड़े हम बोल सकते हैं ब्रॉड कैटेगरी से हम जो ब्रॉड लेवल पर डिवाइड कर सकते हैं किसी भी क्रॉप्स पैटर्न को, वो हमें यहाँ दिया है। खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब मान लीजिए कि इसके चांस 90% है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। तो देखो खरीफ क्रॉप्स क्या है, खरीफ क्रॉप जो आपकी है, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन, किसमें, रेनी सीजन में, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, उसको हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन
इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। कहाँ से स्टार्ट होता है? जून से लेके सितंबर तक होता है। देखो तो आपको याद कैसे रखना है इसको, जून से सितंबर। देखो जून में क्या होगा, गर्मी होती, आप क्या बोल सकते हैं, जून में क्या होगा आपका रेनी सीजन होगा, और सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये आपका रेनी, यहाँ बारिश होती है। तो जे के आप याद रख लो, जे के एस आप याद रखो इसके लिए, जे के एस। जे के एस का मतलब क्या हो गया, जून से लेके कहाँ तक, सितंबर तक, ठीक है, जून से लेके सितंबर तक। और के फॉर होगा यहाँ पर खरीफ। खरीफ क्रॉप को हमने क्या जून से सितंबर तक ले जा रहे हैं, कहाँ, जून टू सितंबर। कौन सी क्रॉप, खरीफ क्रॉप। तो जे के एस याद रखो, आपको याद हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो आपको यहाँ पता चल गया कि जून से सितंबर कौन सी क्रॉप होगी, उसको रेनी सीजन भी कहते हैं, और ये जो क्रॉप है उसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ETC आर द खरीफ क्रॉप्स। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल जरूर याद करें, है ना। पैडी, मेज, इसको भी आप जो है वो शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट में देखो पैडी मीन्स यहाँ पर धान की खेती, मतलब चावल, राइस, ठीक है। तो जो धान होते हैं उसको पैडी बोलते हैं। यहाँ पर अब हो गया रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स को हम कैसे याद करेंगे, देखो रबी क्रॉप जो हमारा है यहाँ पर उसको हम ध्यान दें। तो यहाँ पर आपका जो है वो रबी क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स क्या है, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। कहाँ पर, विंटर सीजन में जो ग्रो होती है उसको हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं। विंटर सीजन क्या होगा, अक्टूबर से मार्च होगा। तो ठीक क्या होगा, ORM, अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च कौन सी क्रॉप, रबी क्रॉप। तो ORM याद रखो, और वहां पे क्या था, JKS एंड ORM याद कर लो, तो ये आपको याद हो जाए। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रबी क्रॉप्स जो है वो सर्दियों में व्हीट होगा, ग्राम होगा, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। कह रहे हैं कि इनके अलावा हम जो पल्सेस, मतलब जो आपकी जो है दालें वगैरह हैं, और वेजिटेबल्स भी बहुत सारे एरिया में जो है हम क्या करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कौन सी प्रैक्टिसेस हम यहाँ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर आपको समझ आनी चाहिए। देखो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन करें कि वाई कैन पैडी नॉट बीन ग्रोन इन द विंटर सीजन। क्योंकि पैडी के लिए जो है वो आपको बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, और पानी जो है विंटर सीजन में इतना नहीं होता, बारिश नहीं होती है। बारिश होने से हमें बहुत सारा पानी मिलता है। हम पानी अगर जो है वो ट्यूबवेल या फिर किसी और की हेल्प से, नहर वगैरह में भी इतना पानी नहीं होता है, तो हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इसीलिए हम इसको किसमें, रेनी सीजन में हम इसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। देखो अब ध्यान दें यहाँ पर, कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत सारे टाइम्स हम करें, पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटी होती है यहाँ पर। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय द गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रोन ऑर्नामेंटल प्लांट। जब आप घर में गार्डन लगाते हैं, गार्डनर जो होता है वो भी इसी तरह की प्रैक्टिसेस करता है। और जब आप घर में जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं, तो आप उनको देखना, उनमें पानी लगाना, उनमें खाद लगाना, इस तरह की चीज़ें हैं, वही सिमिलर एक्टिविटीज़ होंगी, है ना। उसके लिए आपको मिट्टी खोदनी है पहले, फिर उसमें बीज लगाना है, तो शोन वगैरह वो सब होता है, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर्ड, इन्हीं टास्क और एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको क्या कहते हैं हम, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो देखो क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, दीज एक्टिविटीज आर लिस्टेड बिलो। अब ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको एकदम याद होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। तो यही 7 प्रैक्टिसेस हैं जो हमें पढ़नी है एग्रीकल्चर। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग एंड एडिशन ऑफ देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉइल को तैयार करना है, फिर हमें उसमें बीज डालने, मतलब शोइंग करना है। उसके बाद हम उसमें मैन्यूर या फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, जिससे कि उसकी ग्रोथ हो, उसकी फर्टिलिटी बढ़े, है ना। और फिर उसके बाद इरीगेशन, पानी लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, जब वो खेती जो आपकी है वो बड़ी होगी, थोड़ा सा मतलब क्रॉप जो है बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद क्या होगा, उसमें बहुत सारे जो है वो कीड़े मकोड़े लगेंगे, तो उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स। फिर आप उसको जब पक जाएगी वो, तो क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट जब कर लेंगे, खेत से उठा के आपको उसको स्टोर करना है। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पर दिया है, ठीक है। कहाँ से लेके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से लेके पूरा स्टोरेज, ठीक है। अब इस वीडियो में हम 3 पढ़ ले रहे हैं, 4 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, देखो साथ साथ आपको जो की पॉइंट्स हैं उनके नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको आप की पॉइंट्स में लिख लें। द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, देखो फर्स्ट स्टेप है किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो ये चीज़ आप जरूर करोगे। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इन टर्न
द सॉइल, सॉइल को क्या करना है आपको, टर्न करना है और उसको लूज करना है, टर्न एंड लूज। तो अगर आप उसको लूज करोगे, टर्न एंड लूजन, तो इसके लिए आपको क्या जरूरत है, आप चाहे हाथ से कर सकते हैं, बड़ा खेत है तो आपको उसके ट्रैक्टर वगैरह की जरूरत पड़ेगी ना, हैरो वगैरह जो होता है, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे पूरा ट्रेडिशनल पहले कैसे होता था और अब कैसे है। तो यहाँ पर दिस अलाउ द रूट्स ऑफ द पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये ऐसा क्यों करते हैं, ये हम क्यों ऐसा टर्न करते हैं, देखो अगर आप उसमें क्या डालेंगे, उसके बाद उसके अंदर अगर बीज डालते हैं तो बीज जब जाएगा यहाँ पर तो उसमें से क्या निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे। तो रूट जब निकलेंगे इसके बीज से, तो बीज से रूट निकलेंगे तो ये अंदर तक पेनिट्रेट करेगा, उसकी जड़ें क्या हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। यही कह रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि डीप इनटू द सॉइल द लूज इन सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ, और क्या होगा, वो आसानी से सांस ले पाएंगे, क्योंकि उनको भी क्या करना है, सांस लेना है, पानी लेना है, तभी तो ग्रो करेगा। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स ब्रीथ, इसलिए इजी हो क्योंकि उसके जो कण होंगे, मिट्टी के जो कण होंगे वो दूर दूर होंगे और आसानी से उसके रूट्स जो होंगे ट्रैवल करेंगे नीचे तक, ठीक है। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म भी उससे ग्रो होंगे और माइक्रोब्स भी ग्रो होंगे। अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स जो क्या करते हैं, उसके लिए खाद बनाते हैं, उस जो हमारी क्रॉप है उसको जो है वो फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन द सॉइल दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। तो उसमें भी आपको मिलेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे कैसे फ्रेंड हैं और कैसे वो हमें जो है वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। क्या कर रहे हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आपने देखा होगा ना, जो अर्थवॉर्म्स होता है, जो उसको बोलते हैं केचुआ, तो वो जो होता है जब अंदर जाता है तो वो मिट्टी को उल्टा पुल्टा करेगा, तो वो भी क्या करेगा, उसको बार बार टर्न करेगा और उसके अंदर ह्यूमस भी ऐड करेगा। और ह्यूमस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्रॉप के लिए। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन, इसलिए क्योंकि अगर आप उसको पहले से टर्न और लूजन नहीं करोगे तो उसके अंदर ये चीज़ जनरेट ही नहीं हो पाएंगी। अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इसके अंदर आराम से वो क्या नहीं पाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना, हमें ग्रो कराना है उनको। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सॉइल के अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो जो आपके डेड प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं तो क्या हो जाएंगे, जो डेड प्लांट्स या फिर डेड एनिमल्स हैं वो क्या डिकम्पोज होंगे सॉइल ऑर्गेनिजम्स की वजह से। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plant. तो ये जो organisms हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स, ये दोबारा मिट्टी के अंदर जाएंगे और उनको फिर से न्यूट्रिएंट्स के तौर पर प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। समझ रहे हैं आप। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ, मान लो ये कोई हमारी अर्थ है, ये पूरी सॉइल है नीचे तक, तो इसका कुछ ऊपर वाला जो लेयर है यही जो है वो प्लांट्स को सपोर्ट करती है ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कोई प्लांट है तो इसको ये वाली लेयर फ्यू सेंटीमीटर तक लेयर जो है वो ग्रो करने के लिए सपोर्ट करेगी। टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल ऑफ द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन बी यूज दीज न्यूट्रिएंट, तो प्लांट जो है वो इन न्यूट्रिएंट्स को आसानी से यूज कर पाए, ठीक है। Thus, turning and loosening of soil is a very important for cultivation of crops. तो आप समझ गए कि टर्निंग एंड लूजनिंग, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कौन से हैं, टर्निंग एंड लूजनिंग, ये आपको याद रखना है। तो टर्निंग एंड लूजनिंग हम करते क्यों हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इसको क्या करेंगे, टर्निंग और लूजनिंग से उनका ग्रोथ होगी और वो बहुत सारी हेल्प करेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लोइंग। तो इसी प्रोसेस को, जो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिलिंग बोलते हैं और या प्लोइंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है। अब यहाँ बात करते हैं दिस इज डन बाय यूजिंग द प्लो। ये हम क्यों अब देखो टिलिंग एंड प्लोइंग हम कैसे करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो इसमें कह रहे हैं ये हम प्लो का यूज करेंगे। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन, तो ये मिट्टी और, अब तो वैसे आयरन के होते हैं, इनका जो शुरू वाला पोर्शन होता है ये आयरन का होता है, तो ये लिखा है। तो यहाँ पर प्लो शाफ्ट ये हैंडल इसका, और ये इस तरह का होता है जिसको यहाँ पर दबा के, मतलब जो किसान है जो उसका लेफ्ट हैंड जो होगा ना वो इसके ऊपर रखा होगा, यहाँ पर वो थोड़ा दबाता है जिससे कि मिट्टी के अंदर चलता जाता है। और जो इसके अगर आप देखो ये जो बैल हैं इनको खींच रहे हैं ना, खींचने के बाद ये मिट्टी जो है वो क्या होती है, पलट जाती है उससे, है ना। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। तो अगर जो सॉइल है वो क्या है आपकी ड्राई है, सूखी है, तो आप हल्का सा उसमें पानी डालेंगे जिससे कि वो थोड़ी सी मुलायम हो जाएगी और फिर उसको आसानी होगी हमें
उसकी क्या करने की, टिलिंग करने में आसानी होगी। टिलिंग मतलब लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, ठीक है। अब यहाँ द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्बस। तो क्या बोलते हैं उसको, जो प्लो सॉइल है, प्लो सॉइल मतलब जो हमने प्लो किया है, जो उसको टर्न किया है, तो उसमें बड़े बड़े डेले होंगे ऐसे मिट्टी के अंदर, है ना, मोटे मोटे डेले होंगे। जब इसको हम पलट रहे हैं तो मोटे मोटे डेले आएंगे, तो हम इसको कर दें, इट इज नेसेसरी दैट ब्रेक दीज क्रम्स। तो इनको हम क्रम्स बोलते हैं। तो इन क्रम्स को हम क्या करेंगे, इन क्रम्स को हम तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। किससे करेंगे, जो आपका फ्लैटनर होता है, जो आपका बोल सकते हो पटला, है ना, क्रम्स विद द प्लैंक, प्लैंक बोल रहे हैं। द फील्ड इज लेबल्ड फॉर शोइंग एज वेल एज इरीगेशन पर्पस। तो फील्ड को हम क्या करते हैं, लेबल करते हैं। लेबल किसकी हेल्प से करेंगे, प्लैंक्स की हेल्प से, और जो है वो पटला बोलते हैं इसको। और हम उसको इसलिए करते हैं जिससे कि हम आसानी से उसको सोइंग कर पाएँ, और इरीगेशन पर्पस के लिए करते हैं। मान लो कि फील्ड ऐसा है, ऐसा हो गया, आपने उसको प्लेन नहीं किया। प्लेन फील्ड का मतलब आप उसको ऐसा करें, एकदम प्लेन करें। तो अगर आप पानी जो है इस एरिया से देंगे तो पानी सब नीचे बह जाएगा। मान लो अगर आप यहाँ से दे रहे हैं तो आप यहाँ तक पहुँचाने में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर वो प्लेन एरिया है तो उसमें आपको इरीगेशन करने में बहुत आसानी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इरीगेशन पर्पस के लिए भी और शोइंग पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, प्लेन करते हैं। किसके बाद, जब आप उसको क्या करेंगे, टिलिंग करेंगे, प्लोइंग करेंगे, उसके बाद आपको उसको प्लेन भी करना है, फ्लैट करना है। द लेबलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेबलर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, लेबलर बोलते हैं। लेबलर की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, लेबल करेंगे, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पटला, है ना। प्लैंक जो होता है, प्लैंक से छोटे छोटे टुकड़ों में हम करेंगे। जैसे प्लैंक जो होगा, आप जो है वो हैरो टाइप की होती है, उससे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज ऑल्सो एडिड, मैन्योर को हम एडिट करते हैं। मैन्योर का मतलब होता है जो गोबर ओबर, जो घूरा वगैरह, उस तरह की चीज़ें, टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। इससे क्या होगा, जो मैन्योर होगा वो हमारा, हम ये कह रहे हैं, देखो टिलिंग से पहले उसको जो है वो ऐड कर लेते हैं। इसलिए ऐड करते हैं जिससे कि वो इक्वल अमाउंट में हर जगह ऐड हो जाए। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। तो सोइंग से पहले सॉइल को हम क्या करते हैं, वाटर जो है वो देते हैं उसमें, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंटेशन, तो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंटेशन तो क्या है, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल साइज ऑफ द ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। जिससे कि जो ग्रेन है, जो आप जिस खेती को भी कर रहे हैं, मतलब मान लो कि आप गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो गेहूं का जो बीज है, जो ग्रेन है उसका जो साइज हो वो बड़ा हो, अच्छा हो, है ना। फाइनली दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज इज प्लो, ठीक है, हो एंड कल्टीवेटर। तो इसका हम यूज करते हैं। तो ये टूल्स का आपको याद रखना है। तो प्लो क्या होता है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस, जो प्लो है आपका, इसको हम यूज कब से कर रहे हैं, सिंस एंशियंट टाइम, बहुत पहले के टाइम से, फॉर टिलिंग ऑफ द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, etc. दिस इम्प्लीमेंटेशन इज डन या मेड ऑफ द वुड एंड इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स। तो हम ये पूरा सेटअप दिया, तो इस तरह से हम करते हैं। ये सेटअप यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, ठीक है, ये पूरा सेटअप दे रखा है, ये वाला आप देखो, सही है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर ये करें कि अदर एनिमल्स जैसे हॉर्स और कैमल्स का यूज करते हैं। इट कैन बी, अब तो ट्रैक्टर का यूज करते हैं ना। इट कंटेन द स्ट्रॉन्गर ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड द प्लो, क्या कहते हैं, प्लोशेयर। तो ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लोशेयर कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला देखो, ये वाला क्या करें, प्लोशेयर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है वो हैरो यहाँ पर है, तो मिट्टी के अंदर ये पूरा पोर्शन है, ये वाला जो मेटल ब्लेड है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। तो मेन पार्ट तो क्या है, वुड का। देखो ये चीज जो है वो यहाँ पर हिलगा दी गई, ये बांध दिया गया है, ठीक है। अब कहना विच इज कॉल्ड द प्लो शाफ्ट, देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। यहाँ पर एक हैंडल होगा यहाँ पर, ठीक है। द अदर एंड अटैच टू द बीम, तो इसका अदर जो है वो बीम से हमने अटैच कर दिया ये वाले हैंडल को, ठीक है। विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स। अब ये जो बीम है, बीम मतलब एक मतलब मोटा सा टुकड़ा टाइप का है ना, उसको हम बीम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर इनकी गर्दन पे इसको रख दिया और इसके बाद इसको यहाँ बांध दिया। तो जैसे जैसे बैल आगे जाएंगे ये भी आगे बढ़ता रहेगा। वन पेयर ऑफ द बुल एंड मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लो। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लो नाउडेज। तो अब हम जो है वो आयरन प्लो का यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ पर हो क्या है, हो जो है वो इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स को रिमूविंग करने। वीड्स मतलब आप बोल सकते हो जो खरपतवार है, जो आपके अनवांटेड प्लांट्स है ना, उनको निकालने के लिए हम यूज करते हैं हो का, है ना। फॉर लूजिंग द सॉइल, ठीक है। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ द वुड, इसके अंदर लॉन्ग रॉड ऑफ वुड होगी और आयरन।
अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट ब्लेड ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड टू द वन ऑफ इट्स एंड्स एंड, देखें ये इस तरह का होगा, समझ रहे हैं, इस तरह का वर्क्स लाइक अ ब्लेड, तो ये ब्लेड की तरह काम करेगा नीचे वाला जो, इट इज पुल्ड बाय द एनिमल्स, और ये एनिमल्स द्वारा जो है वो पुल किया जाता है, ठीक है। अब ये आपका होगा हो। अब आपके हम बात करते हैं यहाँ पर कल्टीवेटर की, तो कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेटर तो ये पीछे नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, द यूज ऑफ द कल्टीवेटर सेव्स लेबर्स एंड टाइम, तो यहाँ पर जो है जो काम आप जो है वो बुल की हेल्प से 4 घंटे में कर देते हैं, उस काम को ये 1 घंटे या आधे घंटे में भी कर देता है। अब दूसरा जो प्रोसेस है आपका क्या, सोइंग, आपको क्या करना है, सो करना है, आपको बीज को बोना है, बोने को बोलते हैं क्या, सोइंग। तो यहाँ पर सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड। अब आपको अच्छी क्वालिटी के सीड जो है वो सेलेक्ट करना है बोने के लिए। अब कहना गुड क्वालिटी सीड्स क्या होंगे, वो क्लीन और हेल्दी होंगे। सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव द हाई यील्ड। अब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के सीड लगाओगे तो उसमें होगा क्या, उसमें अच्छी आपकी क्या होगी, उपज होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। कहना वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम, जो ये कोई बोल सकते हो कि गाँव में ऐसा करते हैं ना, सेपरेट करने के लिए, ग्राम सीड्स इन द बेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम, वाटर सम देम, आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोटिंग ऑन द टॉप। तो जो सीड जो है वो फ्लोट करने लगे टॉप पर। मान लो कि ये कोई हमारा बर्तन था, उसके अंदर हमने बहुत ये वाटर बहुत सारे हमने सीड्स यहाँ लगा दिए, सीड्स ये बहुत सारे छोटे छोटे है ना। अब यहाँ पर सीड्स हैं ये, अब कुछ सीड्स जो है वो थोड़ी देर के बाद ऊपर आ गए, तो ये सीड्स को निकाल कर फेंक दो, क्योंकि ये क्या होंगे, ये जो होंगे वो कमजोर सीड्स होंगे, है ना, हेल्दी सीड्स नहीं होंगे। आई वॉन्डर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर, क्यों करने लगे, क्योंकि वो अनहेल्दी होंगे। अब कह रहे हैं कि आर देयर सीड्स विच फ्लोट्स ऑन द वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर, तो क्या होंगे, लाइटर होंगे तभी तो ऊपर फ्लोट कर गए। देन दोज विच सिंक्स, तो जो सिंक कर गए वो क्या होंगे, हैवी होंगे। वाई वुड दे लाइटर, डैमेज सीड्स बिकम हॉलो, तो जो डैमेज सीड है मतलब खराब सीड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, हॉलो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, हॉलो। एंड आर दस लाइटर देयरफॉर फ्लोट ऑन द वाटर, तो वो क्यों फ्लोट कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइटर हैं, हॉलो हो गए हैं, डैमेज है, इसलिए वो फ्लोट कर जा रहा है वाटर पे, इसलिए उनको निकाल के हम फेंक देते हैं। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड, तो गुड एंड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज सीड, तो डैमेज सीड्स से हेल्दी और गुड सीड्स को निकालने का ये एक अच्छा तरीका है सेपरेट करने की। उनको क्या करें आप, पानी में जो है वो डुबो दें, पानी में डालने के बाद, पानी उनके डालने के बाद जो बेकार सीड्स होंगे ऊपर आ जाएंगे। देखो, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड। अब यहाँ बात करें, जैसे हमने टिलिंग प्रोसेस के लिए जो टूल्स यूज कर रहे थे, वैसे ही सोइंग प्रोसेस के लिए कुछ टूल्स का यूज करेंगे। उन टूल्स को हम जान लेते हैं कि कौन कौन से टूल्स हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ट्रेडिशनल टूल्स क्या है, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज अ शेप्ड लाइक अ फनल। देखिए ये वाला, अब इसके अंदर ये क्या सीड्स डाल रहे हैं, इसके अंदर है ना सीड डाल रहे हैं, और धीरे धीरे इसके अंदर जो है वो सीड्स धीरे ड्रॉप होता रहेगा और ये आगे बढ़ता रहेगा, है ना। कह रहे हैं कि द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, फनल के अंदर, है ना। और कह रहे हैं कि पास्ड डाउन थ्रू द 2 or 3 पाइप्स, तो यहाँ पर जो है वो 2-3 पाइप्स होंगे ऐसे करके लगे हुए, है ना। तो ये धीरे धीरे इन पाइप्स के अंदर से निकलता रहेगा। शार्प एंड्स, दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल, और ये जो एंड्स हैं वो सॉइल के अंदर जो है वो चले। देखो अब यहाँ पर जो होगा, ये देखो ना मिट्टी का ये काफ़ी मोटा जो है वो लकड़ी का टुकड़ा लगा रखा है, इसका वजन होगा, और उस वजन की वजह से क्या होगा, यहाँ पर वो सीट, वो जो पोर्शन है इसका जो 3 या 4 पॉइंट होंगे यहाँ पर, वो मिट्टी के अंदर जो होंगे, है ना। तो यहाँ से जब ये सीड डालेगा तो तीनों के अंदर जाएंगे इस तरह से, तीनों के अंदर, है ना। अब वो अंदर जाएंगे तो धीरे धीरे वो बुआई करते जाएंगे, यहाँ पर वो छोड़ता जाएगा 1-1, 2-2 करके, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, तो उसके अंदर वो सीड डालते रहते हैं। अब देखो एक होता है सीड ड्रिल, अब ये तो है वो बड़े लेवल पे, यहाँ पर बहुत सारे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी 11 12 13 जो भी, तो ये अब सीड ड्रिल बोलते हैं इसको। सीड ड्रिल का काम है कि ये फास्ट कर देगा और एक्यूरेट ज़्यादा करेगा। नाउ डेज सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अब इसको ट्रैक्टर की से हम कनेक्ट करेंगे। दिस टूल सोज द सीड यूनिफॉर्मली, क्या यूनिफॉर्मली करेगा, एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ, इट इंश्योर द सीड्स गेट कवर्ड बाय द, और इसके साथ साथ क्या करेगा, ये मिट्टी से ढकता भी जाता है। अब होगा क्या, लास्ट वाले में आप जो हो सकता है कि अपने आप क्या करेंगे, मैनुअली करेंगे, हाथ से इसको दबाएंगे मिट्टी को। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई एरिया जो है वो आपने अच्छे से उसको कवर नहीं किया, क्या है, यहाँ से कोई बर्ड्स आई, मतलब कौवे वगैरह जो भी चिड़िया वगैरह आई, उन्होंने उस सीड को खा के भाग गए। तो अब जो यहाँ से जो सीड उठाया वो सीड तो अब क्या होगा, दोबारा ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका है ही नहीं कोई सीड, है ना।
तो यहाँ पर प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ इट इंश्योर दैट शीट्स गेट कवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय द वर्ड्स के द्वारा जो डैमेज हो रहा है आपके खेत में उसको ये रोक देगा। मिट्टी के अंदर तो चिड़ियाँ जाएंगी नहीं, है ना, कि हर मिट्टी को खोद खोद के निकालना, ऐसा नहीं होगा। जहाँ उन्हें दिखेगा कि यहाँ पर सीड है वहाँ से वो उठा लेंगी। सोइंग बाई यूजिंग सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर और टाइम को दोनों को सेव कर रहा है, बहुत जल्दी ये काम कर देता है, ठीक है। देयर इज अ नर्सरी मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे, मतलब जो आप बोल सकते हो कि गमले वगैरह होते हैं ना, जो आपके घरों में हम जो लगाते हैं। नियर माई स्कूल आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन अ स्मॉल बैग्स, व्हाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो वहाँ पर हम पहले सीड्स की हेल्प से छोटे छोटे प्लांट बनाते हैं, फिर उनको हम बेच देते हैं ना। सीड्स of a few plants such as paddy are the first grown in the nursery when they grow into जो आपका पैडी की जो खेती होती है उसमें हम क्या करते हैं, पहले एक जो फील्ड होता है उस फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, फिर वहाँ से उखेड़ के लिए, उसको बेड़ बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, है ना। तो उनको ले जाते हैं उखेड़ के, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर डिस्टेंस पे लगा देते हैं, दूसरे खेत में ले जाकर, फिर वो ग्रो करके बड़े हो जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स दे आर ट्रांसप्लांट करते हैं इन द फील्ड मैन्युअली। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। तो फ्लावरिंग प्लांट वगैरह हम लेने जाते हैं तो वो भी इसी तरह से ग्रो करते हैं, उनको नर्सरी में ग्रो करते हैं, फिर हम अपने घर में जो आपके गमले हैं उनमें हम लगा लेते हैं। एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स। करें कि अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे मान लो एक प्लांट यहाँ लगाया तो दूसरा यहाँ लगाओगे, फिर तीसरा यहाँ लगाओगे, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, तो इसके क्या होगा कि इनको प्रॉपर डिस्टेंस मिलेगी, प्रॉपर इनको जो है वो खाना पीना मिलता रहेगा, जिससे कि ये ग्रो करेंगे अच्छे से। जैसे मान लो कि एक कमरे में जो है वो एक स्टूडेंट रह रहा है, अब उसी कमरे में जो है वो इतने ही बड़े एरिया में 5-10 लोग रह रहे हैं, तो इनका ग्रो करना बहुत, मतलब इनको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, प्रॉपर सब रहने के लिए नहीं मिलेगा, तो इनको थोड़ी दिक्कत होगी। ऐसे ही जो है हम प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं जिससे कि इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। दिस अलाउ प्लांट टू गेट sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. Sometimes the few plants have to be removed. कभी-कभी हम कुछ प्लांट्स को निकाल के फेंक भी देते हैं to prevent the overcrowding. तो overcrowding जो है वो थोड़ी सी नुकसान भी है यहाँ पर, है ना। तो चलिए अब इसका हम इस वाले पार्ट को देख लेते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, लास्ट पार्ट। द सब्सटेंस, तो एडिंग मैन्योर मीन्स जो होगी खाद, और फर्टिलाइजर जो केमिकल आपका है ना, उसको हम ऐड के केमिकल खाद जैसे यूरिया वगैरह ये सब चीज़ें। तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ एंड प्लांट। जब प्लांट्स आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें कुछ मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड करते हैं जिससे कि उसको प्रॉपर खाना मिले, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, जिससे कि उसकी ग्रो अच्छे से हो। प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको हम ऐड करते हैं सॉइल में, जिससे कि हम जो है न्यूट्रिएंट्स की जो है क्वालिटी को बढ़ाएं, न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को बढ़ाएं, जिससे कि जो हमारे प्लांट्स हो वो हेल्दी हो, है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, इस सब्सटेंस को हम मैन्योर या फर्टिलाइजर्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप्स ग्रोइंग इन द फॉर्म इन द नेबरिंग फॉर्म द प्लांट्स वर वीक, है ना। क्यों वीक थे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर जो है वो नहीं दिया होगा। क्या नहीं दिया होगा, फर्टिलाइजर्स या मैन्योर नहीं दिया होगा, इसकी वजह से ये वीक है। और दूसरे में जो फॉर्म में जो है वो हेल्दी क्रॉप इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर उनकी देखभाल की गई होगी, ठीक है। चलिए, सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स। सॉइल जो है मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन सर्टेन एरियाज। कुछ एरियाज में क्या होता है, फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप, मतलब क्रॉप पे क्रॉप, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप, दूसरी क्रॉप, तो क्या होगा, जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाएंगे, है ना। सेम फील्ड, द फील्ड्स नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि लगातार उनको जो है वो क्रॉप कर रहे हैं, तो क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो मिट्टी से निकाल रहे हैं, तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होती रहेगी धीरे धीरे। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअरर। क्या बनाती है, उसको पुअरर बनाती है इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश। क्या करेंगे, उसको रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं। मैन्योरिंग क्या होगा कि एडिंग फर्टिलाइजर और मैन्योर, एडिंग मैन्योर टू द
सॉइल, ठीक है, ऐड मैन्योर टू द सॉइल, दिस प्रोसेस कॉल्ड, हम क्या कहेंगे, मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट टू वीक प्लांट्स, अगर हम उसमें इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट जो है वो मैन्योरिंग आप बोलेंगे मैन्योरिंग करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीक प्लांट्स बोलेंगे। मैन्योरिंग का मतलब हो गया कि आप उसमें प्रॉपर तरीके से जो है वो मैन्योर को ऐड कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर नहीं करेंगे, मतलब हम चाहिए उसको 1 kg आप दे रहे हैं, ½ kg या 200 ग्राम या 300 ग्राम, तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगी, उससे आपकी जो है वो प्लांट जो होंगे वीक हो जाएंगे, ठीक है। मैन्योर इज अ ऑर्गेन, क्या ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट्स और एनिमल वेस्ट, ठीक है। तो मैन्योर है क्या, मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ये कहाँ से बनते हैं, ये आपके बनेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट्स और एनिमल वेस्ट, जो एनिमल का वेस्ट होता है उससे। फार्मर्स डंप प्लांट्स और एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस टू अलाउ इट टू डिकम्पोज। तो फार्मर्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट जैसे गोबर वगैरह उसको एक ओपन प्लेस में छोड़ देते हैं और उसको डिकम्पोज होने देते हैं। तो वो हो जाएगा 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद डिकम्पोज हो जाएगा, तो उठा के उसको घूरा बोलते हैं, उसको उठा के डाल देते हैं खेतों में, ठीक है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब जो डिकम्पोजिशन होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, ठीक है। द डिकम्पोज्ड मैटर यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट बर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। तो बर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आप इसको गूगल पे सर्च करें, क्लास 6 की बुक पढ़ें, उससे आपको मिल जाएगा। बर्मी कंपोस्टिंग में यही करते हैं कि ये सब जो आपका वेस्ट है, मतलब प्लांट वगैरह एनिमल वेस्ट है, उसको हम छोड़ देते हैं और उसमें जो है वो धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता रहता है। उसकी अगर उसको हमें बढ़ाना है तो उसमें हम और थोड़ा सा गोबर वगैरह ऐड कर देते हैं, तो उसमें लगातार जो है वो उसमें इंक्रीमेंट होता रहता है, किसका, जो इंक्रीमेंट जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और वो उसको डिकम्पोज करते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है वो एक्टिविटी दी है, इसके अंदर एक्टिविटी दी है, ये देखो 3 एक्टिविटी है, ए, बी और सी। इन तीनों में क्या कर रहे हैं, ये ए में क्या कर रहे हैं, ए के अंदर देखो ABC है, ए के अंदर अमाउंट ए लिटिल अमाउंट ऑफ द सॉइल मिक्स्ड विद द लिटिल काउडंग, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें काउडंग मिला लिया, क्या मिला लिया, काउडंग। बी में क्या कर रहे हैं, बी में इन्होंने क्या करा है, बी पुट द सम अमाउंट ऑफ सॉइल फिक्स्ड विद, अब इसमें यूरिया मिला दिया, बी वाले में क्या मिला दिया, यूरिया मिला दिया, और इसमें कुछ भी नहीं मिलाया। सी में क्या करें, विदाउट एडिंग एनीथिंग, तो इसमें कुछ नहीं मिलाया, मतलब नथिंग, इसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, ठीक है। तो होगा क्या, देखो जिसमें हमने यूरिया, देखो इसके अंदर देखो प्लांट्स तो बड़े हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर आप ध्यान से देखें इन तीनों प्लांट्स को, तो यहाँ पर अगर आप देखें, देखो यहाँ पर कुछ प्लांट यहाँ पर जो है वो ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, यूरिया की वजह से ज़्यादा हो रहा है, और इसमें क्या, इसमें तो उनकी ग्रोथ ही नहीं है ना। तो यहाँ पर है क्या, कह रहे डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, नो, इसमें सबसे ज़्यादा पेस से हो रहे हैं, तो यूरिया सबसे ज़्यादा उसको ग्रो करी, लेकिन आपको एक्सेस अमाउंट में यूरिया नहीं मिलानी है। विच ग्लास, देखो इसी के बारे में पूरा यहाँ डिटेल में दिया है, एक मिनट, कहना विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ इन द प्लांट्स, इन विच ग्लास द ग्रोथ इज द फास्टेस्ट, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, विच आर रिच इन द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम द मैन्योर, मैन्योर से कैसे ये डिफरेंट है। फर्टिलाइजर जो है वो प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट्रीज क्या है, यूरिया, अमोनिया, ये याद रखना आप, सल्फर, क्या आपका, देखो आपको कौन कौन से ये नाम आपको याद रखना है, यूरिया, अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और आपके क्या होगा, सल्फर फास्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड तो N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम, ठीक है। कहना द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर हैज हेल्प फार्मर्स गेट बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज, बट एक्सेसिव, आपको एक्सेसिव यूज नहीं करना है इस चीज का। ये जितने भी आपको अभी फर्टिलाइजर्स दिए ये वाले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उनका एक्सेसिव यूज नहीं करना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ऑफ द फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, ज्यादा यूज करोगे तो उसका क्या होगा, और खराब हो जाएगी उसकी फर्टिलिटी। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड। तो कह रहे हैं कि अगर आपको जो है फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है ज़्यादा, तो क्योंकि फर्टिलाइजर से वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम मैन्योर ऐड करेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर, या फिर हम जो खेत है उसको हम थोड़ी देरों के लिए छोड़ देंगे, है ना, एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप के बीच में कुछ दिनों के लिए रेस्ट दे देंगे, उसमें कोई भी खेती हम नहीं करेंगे, ठीक है। मैं कह रहा था यूज ऑफ द मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो मैन्योर का यूज करने से क्या होता है कि सॉइल का जो टेक्सचर है ना,
वो बढ़ेगा, वो अच्छा होगा, और साथ साथ उसकी वाटर कैपेसिटी क्या होगी, सॉइल टेक्सचर अगर बढ़ने से उसकी वाटर कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। तो जब भी बारिश होगी तो इसके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा, और मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रॉप को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी सॉइल को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, गुड सॉइल के लिए। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करें कि पहले आपने पैडी, फिर उसके बाद कोई और ऐसी क्रॉप जो सॉइल के अंदर जो है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड करें। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग different crops alternatively. Earlier farmers in the northern India used to grow legumes, समझ रहे हैं आप, legumes as a fodder in one season and wheat in the next season. अब होगा क्या, this helped the replenishment of the soil with nitrogen. तो नाइट्रोजन जो है वो आपका क्या होगा, जो नाइट्रोजन कम हुई उस नाइट्रोजन को ये क्या कर देगा, ऐड कर देगा। लेगुमिनस जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को ऐड करते हैं मिट्टी के अंदर। जो आपकी वीट की क्रॉप से नाइट्रोजन कम हुई उसको वो क्या कर देगा, दोबारा उसमें ऐड कर देगा, तो आपकी फर्टिलिटी कम नहीं होगी। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड कि राइजोबियम जो होता है, क्या होता है, राइजोबियम इंक्लूड्स, राइजोबियम जो है वो क्या, राइजोबियम बैक्टीरिया, क्या दीज आर लर्न अबाउट द राइजोबियम। देखो ये इंपॉर्टेंट, राइजोबियम ये आता है, यहाँ से क्वेश्चन है, एमसीक्यू बनता है। कह रहे दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। तो जो लेगुमिनस प्लांट होगा उसके जो रूट्स हैं, है ना, उनके रूट्स के अंदर यहाँ पर मतलब ये इस तरह से यहाँ पर अवेलेबल होगा, है ना, यहाँ पर जो यहाँ पर होता है। तो इस तरह के बहुत सारे इनके रूट्स होंगे, तो रूट्स के अंदर लेगुमिनस इसके अंदर होगा। ये दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसके अंदर जो है वो मिट्टी के अंदर डालते हैं इसमें, है ना, फिक्स करते हैं, बढ़ाते हैं उसके अंदर, समझे आप। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स वर्सेस मैन्योर का टेबल दिया है कि आपको दोनों पता होने चाहिए। यहाँ पर ये याद कर लेना, पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है। क्या फर्टिलाइजर क्या इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ये क्या आपका नेचुरल सब्सटेंस है, और ये ऑर्गेनिक सॉल्ट होगा, है ना। और ये कैसे बनता है मैन्योर, डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट या प्लांट रेसिड्यू। तो यहाँ पर ह्यूमन वेस्ट मतलब क्या होगा, जैसे आप सब्जी वगैरह जो है ना, उनका कचरा वचरा जो भी होता है घर का कचरा, उसको। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, और इसको हम फील्ड में प्रिपेयर करते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है, ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सॉइल के लिए, ठीक है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल आप देख लेना। ये अब यहाँ का टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है पूरी टेबल को, समझे। एडवांटेज ऑफ मैन्योर के एडवांटेज क्या है, ध्यान रखें। तो द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर से ज़्यादा अच्छा उसको माना जाता है। क्यों? इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इनहेंस करता है। वाटर के अंदर फिर क्या होगा, उसके अंदर नमी जो है वो बरकरार रहेगी, है ना, बरकरार रहेगी, तो आपका जो प्लांट को जो ग्रोथ अच्छे से मिलेगी। इट मेक्स द सॉइल पोरस बनाता है। पोरस में उसके अंदर जो है वो इस तरह के मतलब रूट्स होल होंगे, इस तरह की मतलब कुछ आप बोलते कैपिलरीज होंगे, जिससे कि उसके अंदर वो आराम से पानी जो है वो अंदर तक चला जाए। अब देखो, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ माइक्रोब्स को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, नंबर ऑफ माइक्रोब्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब मैंने आपको बताया कि पोरस यहाँ पर जो है वो कैपिलरीज भी हो सकती है, जैसे ये मिट्टी है तो इसके अंदर छोटे छोटे बीच में जो है वो इस तरह के क्या होंगे, होल्स टाइप के, जहाँ पर आपका मैन्योर होगा और यहाँ पर वाटर जो है वो छिपा होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं इट इम्प्रूव्स, पोरस समझ रहे हैं, जैसे आप जो है वो एक वो होता है ना रुई के अंदर बहुत सारी हवा होती है, हवा भरी होती है, तो वो पोरस बोलते हैं उसको। ये स्पॉन्जेस जो होते हैं, ठीक है, जैसे आपका बोल सकते हो गत्ता मतलब जो रुई वाला, जैसे गद्दे उद्दे में जो होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये टेक्सचर ऑफ द सॉइल भी इंप्रूव करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो देखो, इस वीडियो में क्या करना है, जो भी मैंने आज वीडियो बनाई उस वीडियो को आप देखें सीरियसली और लास्ट तक जरूर देखें, और आप साथ साथ जो है नोट्स बनाएं, समझें, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं है तो आप दोबारा जरूर देखें, ठीक है। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।